मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था और उसकी फीचर्स के बारे में बताया था। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो डियर, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो बेटा, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर यूजफुल फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेज। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजमेंट। इनसाइट का मतलब क्या होता है? देखो जनरली इनसाइट का मतलब होता है दूरदर्शिता, जो आने वाले इफेक्ट को देख सके, उसको हम इनसाइट कहते हैं। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, they provide the useful insight to the managers on the basis of which they can decide that how should they behave in a particular situation। यानी कि जिसके थ्रू वो लोग ये देख सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि वे किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको किस प्रकार के डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, आप ये देखो कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं वो मैनेजर्स को फ्यूचर के रिजल्ट्स के बारे में पहले बताते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे या इस प्रकार का डिसीजंस लोगे तो उसका इफेक्ट ये होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दे प्रोवाइड द यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स द मैनेजर अवेयर अबाउट द मैनर इन व्हिच ही शुड एक्ट इन वेरियस सिचुएशन। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को अवेयर करते हैं कि उनको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, क्या काम करना है, सो दैट ही डज नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ द प्रीवियस मैनेजर्स, ताकि वो प्रीवियस मैनेजर्स के द्वारा की गई मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। इन दिस वे टाइमली गाइडेंस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इन ए लेस एक्सपेंसिव मैनर। इस तरीके से टाइमली जो गाइडेंस है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को अवॉइड करती है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस है, दैट इज टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या टू मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप ही देखो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, they are scarce. Any organization who are ensuring the optimum utilization of its resources will get the success. Principle of management इस चीज को पॉसिबल बनाते हैं। आप लोग देखो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने पे काम करता है, जिससे कि वर्कर की ट्रेनिंग के ऊपर किए जाने वाले खर्चे को रिड्यूस किया जाए। इसी प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स को अरेंज करके, अडॉप्ट करके वर्कर की एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इससे हमारे पास रिसोर्सेज की वेस्टेज अवॉइड होती है और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंश्योर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड। हर ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट टू पुट देम इन ऑप्टिमम यूज और अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। भाई मैनेजमेंट का मेन फंक्शंस है टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए मैनेजर मेक्स यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। या फिर हम ये कह सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजमेंट एंश्योर द मैनेजमेंट कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजन। देखो बेटा, साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब होता है बैलेंस डिसीजन। जो डिसीजन काफी सोच समझ के लिए जाए, जो डिसीजन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हुए लिए जाए, उनको हम साइंटिफिक डिसीजंस कहते हैं। यानी कि एक तरीके से साइंटिफिक डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जिसमें किसी भी चीज को डिसाइड करने से पहले उसके इफेक्ट को एनालाइज कर लिया जाए। ठीक है, उनको हम साइंटिफिक डिसीजंस कहते हैं। देखो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दे प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजमेंट
which helps the management in taking the scientific decision। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इंश्योर करते हैं, इतना कैपेबल बनाते हैं कि मैनेजमेंट साइंटिफिक डिसीजंस ले सके। तो इसमें कह रहे हैं कि ए साइंटिफिक डिसीजन मींस ए बैलेंस्ड डिसीजन। भाई साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है बैलेंस्ड डिसीजन। The principle of management provide the necessary training to the manager so that they can take scientific और balanced decisions। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो लोग साइंटिफिक डिसीजंस ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। देखो बेटा, as we know that today the business environment is changes very rapidly। आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है एंड ओनली दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव, कैन गेट द सक्सेस हु कैन कोप अप विद द चेंजेस इमीडिएटली। जो होने वाले चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट कर। आपको पता है हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अडॉप्ट द चेंजेस वेल इन टाइम विल सर्वाइव इन द मार्केट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट brings a change in the mentality of the management as well as the employee and they create a atmosphere so that the worker accept the changes immediately या without any hindrance, without any oppositions। तो देखो इसमें ये कह रहे हैं कि in modern time only such a business unit can remain alive and develop which can keep pace with the rapidly changing environment या which cope up easily with the rapidly changing environment। In every field of business activity, new techniques are emerging every day। देखो बिजनेस एक्टिविटी में हर एक फील्ड में आज की डेट में टेक्निक्स चेंज हो रही है। A manager who can understand the changing situation well in time can alone face the competition successfully। जो मैनेजर चेंजिंग सिचुएशन को समझ सकता है, टाइमली समझता है, वो कंपटीशन को सक्सेसफुली फेस कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनेबल्स द मैनेजर टू फेस द चैलेंज। कैसे भी लिख सकते हो, देखो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ब्रिंग्स अ चेंज इन द मेंटालिटी ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सो दैट द एम्प्लॉय डज नॉट रेसिस्ट एनी चेंज। जिससे कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी प्रकार के चेंजेस का विरोध नहीं करते एंड चेंजिंग सिचुएशंस कैन बी अडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इजीली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब बात आती है कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी को कैसे पूरा कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो सीधी सी बात है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब जिससे सोसाइटी का भला हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करना सोशल रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करता है। सोसाइटी को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना एट द चीपर प्राइस सोशल रिस्पांसिबिलिटी को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, अब देखो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को कैसे पूरा करेंगे। आप भी देखो कि थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एज वेल एज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इंक्रीज। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्ट बिकम्स चीपर एंड ऑफ बेटर क्वालिटी। देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वर्कर काम कर रहे हैं तो उससे प्रोडक्ट चीप बनेगा और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका बेनिफिट अल्टीमेटली सोसाइटी को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट increase the efficiency of the employees, as a result better quality product can be produced at a cheap rate, as a result it will give the benefit to the society। A business organization can fulfill its social responsibility to तो इसमें कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट increase the efficiency of manager, not only manager but also of employee and enable them to fulfill their social responsibility। कैसे? More efficient manager can make good quality product at reasonable price and can make available to them to the society at cheap price। उसके बाद अगला आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च को एनकरेज करना। एक्चुअली ट्रेनिंग क्या है? ब्रिंगिंग इन इम्प्रूवमेंट। बल्कि ट्रेनिंग एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू एग्जिस्टिंग नॉलेज में इम्प्रूवमेंट की जाती है। भाई कोई भी चीज ट्रेनिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? इम्प्रूवमेंट करना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग को इंश्योर करते हैं। कैसे? वो मैनेजर के जो डिसीजंस होते हैं उसमें गलती की पॉसिबिलिटी को, मिस्टेक की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं।
मैनेजमेंट साइंटिफिक डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट कुछ ना कुछ नए तरीकों को, जैसे आप लोगों ने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, उसमें हमने पढ़ा है कि वी शुड नॉट स्ट्रक अवरसेल्फ विद द ओल्ड टेक्निक, वी शुड गेट इनोवेशंस कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो दैट इज थ्रू ट्रेनिंग। भाई ट्रेनिंग से क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नई चीजें डेवलप करते रहते हैं। तो एक तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स की ट्रेनिंग, उनके रिसर्च और उनके एजुकेशन के लिए भी काम करता है, उनको एजुकेट भी करता है। एडमिटेड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंकरेज द रिसर्चर टू ब्रिंग इन मोर इंप्रूवमेंट इन दैट, यानी कि ये रिसर्चर को इंकरेज करता है कि वो उनमें और इंप्रूवमेंट लाए, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप हो चुके उनको और इंप्रूव किया जाए। The attitude of the manager has molded itself in such a fashion that they are doing consciously or unconsciously something new, यानी कि through the principle of management the attitude of the manager has molded means change, यानी कि प्रिंसिपल मैनेजर का जो एटीट्यूड है वो इस तरीके से चेंज हुए हैं कि वो लोग अनजाने में या जानबूझ के कुछ ना कुछ नया करते हैं। The principle of management are actually providing education and training to the manager by enriching their theoretical and practical knowledge, यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर की एजुकेशन और ट्रेनिंग को इंश्योर करते हैं, उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अब हम लोग इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इस चैप्टर के मेन फंडे पे आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो जैसे मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बात आती है कि विच प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेड इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो वैसे तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेवलपमेंट में हर एक ऑथर्स ने, हर एक स्कॉलर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करने में दो मेन पर्संस थे, एक थे हेनरी फ्योल और एक थे एफडब्ल्यू टेलर। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करने के फील्ड में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखो बेटा फ्रांस के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे कौन, हेनरी फ्योल। दे हैव डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। देखो जब उन्होंने प्रिंसिपल को डेवलप किया तो उन्होंने मेनली दो चीजों को एक्सप्लेन किया, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को और एक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब था गाइडलाइंस इशू टू द मैनेजमेंट, और एलिमेंट को उन्होंने डिफाइन किया एज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स, यानी कि मैनेजर जो फंक्शंस करता है दे आर कॉल्ड द एलिमेंट, और उन फंक्शंस को करने के लिए जिन गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल। देखो हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल डेवलप किए, उन्होंने अपने प्रिंसिपल को डेवलप करते समय दो बातों को मेनली फोकस किया, दो बातों के ऊपर मेनली फोकस किया। पहली बात उन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दे शुड बी सजेस्टिव एंड नॉट वेरी न्यू, यानी कि वो रियल में एप्लीकेबल होने चाहिए, सजेस्टिव होने चाहिए। सजेस्टिव जो हमें सजेशन प्रोवाइड करे कि भाई इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन वी शुड डू आवर एक्ट इन सच ए मैनर, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल की जो लिस्ट है ना वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी शॉर्ट। यानी कि देखो क्या होता है कि मान लो आपने 500 प्रिंसिपल डेवलप कर दिए, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए, कौन सा प्रिंसिपल छोड़ा जाए, इट विल डिफिकल्ट टू डिसाइड, यानी कि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा, दूसरी जो बात उन्होंने ध्यान में रखने के लिए कही, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करते समय जो सेकंड फैक्टर उन्होंने अंडर कंसीडरेशन लिया वो ये था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, सो दैट according to changing situation of business environment they can be changed। भाई उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट
केवल इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बिजनेस को अफेक्टेड करते हैं। तो ड्यू टू चेंजिंग सिचुएशन हमें भी प्रिंसिपल को चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल रखा। तो ये तो हमारे पास बायोग्राफी थी हेनरी फ्योल के बारे में। उन्होंने जो प्रिंसिपल डेवलप किए थे उनको अपनी एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। बुक का नाम क्या था? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब देखो हेनरी फ्योल के द्वारा जो प्रिंसिपल डेवलप किए उनमें पहला प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए बेटा, द फर्स्ट प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल वाज डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल? देखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द होल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट शुड बी गिवन टू ए सेपरेट पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड द इंटरेस्ट। देखो, हेनरी फ्योल की उनके ये व्यूज थे, वो लोग ये मानते थे कि भाई कोई भी बंदा हर फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा, एक्सेप्शनल केस ही मिलेगा जो बंदा एक से ज्यादा या 2, 4, 5 फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन नॉर्मल बात होती है कि कोई भी बंदा हर फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कंप्लीट जॉब है, होल वर्क है, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट and each part should be given to a separate person according to his ability and the interest। हर एक काम ऑर्गेनाइजेशन में बंदे को उसकी एबिलिटी और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हैंडओवर किया so that we may get the benefit of specialization, ताकि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल सके। ये बात इसमें पंचलाइन है कि देखो, जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है इट फोकस ऑन द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। हालांकि आगे भी जाकर कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जिनसे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, इस प्रिंसिपल से भी मिलेगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, ईच पार्ट शुड बी गिवन टू ए सेपरेट पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। जैसे क्रिकेट में आपने देखो कि क्रिकेट के 3 सेगमेंट है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ठीक है? अब आप देखो कि एक बंदा अच्छा बैट्समैन हो सकता है बट ही कैन बी ए गुड बॉलर, यानी कि बहुत अच्छा बॉलर होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है? ऑलराउंडर मिलेंगे, जैसे आप लोग कहते हो सर क्रिकेट में ऑलराउंडर होते हैं, लेकिन क्या वो ऑलराउंडर फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करता है, फर्स्ट नंबर के ऊपर बॉलिंग करता है? नहीं, ऐसा बहुत ही रेयर मिलेगा कि वो बैटिंग में भी नंबर 1 हो और बॉलिंग में भी नंबर 1। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी बंदा पूरा स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा वर्क है, होल वर्क है, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, ईच पार्ट शुड बी गिवन टू ए सेपरेट पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो देखो, इसमें ये कहा गया है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट and each individual should be assigned only one part of the whole work। यानी कि हर एक इंडिविजुअल को पूरे काम का एक छोटा सा पार्ट हैंडओवर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टेस्ट रिपीट, उसकी एबिलिटी उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग बार। देखो, जब एक ही बंदे को एक ही नेचर का एक ही प्रकार का काम बार बार करने को मिलेगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये कह रहा है कि द होल वन पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टेस्ट रिपीटली सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में बी अचीव, ताकि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन को प्राप्त किया जा सके, सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। देखो, अगर आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे? पहला, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशंस आर ऑब्टेन्ड। भाई सबसे पहली बात होती है कि डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को अप्लाई करने से आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अवेल होगी, आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेंगे सच एज इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वर्क, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखो, उस स्पेशलाइजेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा? आपकी क्वालिटी वर्क की क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस होगा, ठीक है?
दूसरा, इंक्रीज इन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। देखो ये बात तो हर एक प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई हो सकती है ऑलमोस्ट, कि भाई प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को अप्लाई करने से वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्यों? बिकॉज द वर्कर इज गेटिंग द सेम वर्क रिपीटली, यानी कि हर बार उसको एक ही काम करने को मिल रहा है। आज अब देखो एक बंदे को कोई काम करने के लिए कहो, उसको टाइम लगेगा, लेकिन वही काम दोबारा करने को कहो थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। जब एक ही काम बार-बार मिलेगा तो वो उस काम का क्या बन जाएगा? स्पेशलिस्ट बन जाएगा। उस काम को करने में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम होता जाएगा। तो इससे वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब बात करते हैं वायलेटिंग इफेक्ट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला, द अबव मेंशन्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल, यानी कि स्पेशलाइजेशन के जो पॉजिटिव इफेक्ट है, लाइक इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशलाइजेशन से मिलने वाले इस प्रकार के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड, द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर विल बी रिड्यूस्ड। अगर वर्कर को डेली नए-नए तरीके के काम मिलेंगे तो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है दैट विल रिड्यूस, वो रिड्यूस। तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये सेकंड जो प्रिंसिपल है डेवलप बाय हेनरी क्योर, दैट इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड। इफ द प्रॉपर अथॉरिटी इज नॉट गिवन along with the responsibility, then that employee and that subordinate will not be held responsible. देखो अगर आप किसी भी बंदे को कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए और उस बंदे को लायबल बनाने के लिए आपको उसके रिगार्डिंग प्रॉपर अथॉरिटी भी असाइन करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी सबऑर्डिनेट को केवल और केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडओवर की है but the proper authority is not given, how will complete that job? वो उस काम को कैसे करेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, हमारे पास एक पीएन है, हमने उसको कहा कि भाई मार्केट में चला जा, सब्जी ले, ये 500 रुपीस का नोट ले, मार्केट में जा 500 का नोट लेके सब्जी लेकर आए। लेकिन हमने कहा एक बात याद रखना भाई, सब्जी लेकर आनी है, वेजिटेबल्स लेके आनी है, लेकिन पैसे खर्च नहीं होने। अब आप सोचो कि आपने उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडओवर की कि भाई आपको मार्केट जाना है, सब्जी लेके आनी है, वेजिटेबल्स लानी है, लेकिन वेजिटेबल खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको पैसे को खर्च करने की परमिशन नहीं, अथॉरिटी नहीं दी, पावर नहीं, वो काम कैसे करेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट किया जाता है जो वर्कर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अगर वर्कर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता तो उनसे वो काम करवाता है। आपने इस बंदे को अपॉइंट कर लिया, लेकिन आपने उस फोरमैन को ये कहा कि भाई एक बात याद रखना, आपको वर्कर को डांटना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, वर्कर काम करे या ना करे उनकी शिकायत नहीं करना, लेकिन काम होना चाहिए। कैसे इंश्योर करेगा? कहने का मतलब आपने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए, दोज अथॉरिटी आर नॉट असाइन्ड टू दैट सबऑर्डिनेट। उस सबऑर्डिनेट को वो अथॉरिटी नहीं, तो वो काम को कैसे कंप्लीट करता है? इसलिए ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड टू हैंड, दोनों एक साथ चलते हैं। When the responsibility is given and we want to make the subordinates liable for that job, the proper authority related to that job should also be assigned. अगर आप चाहते हो कि वो बंदा रेस्पॉन्सिबल बने, अगर आप बंदे की आंसरेबिलिटी को डिसाइड करना चाहते हो तो आपको उसको प्रॉपर अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो देखो इसमें ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड।
अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलनी चाहिए। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलती है। इट मींस दैट व्हेन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन ए पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, this can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility। देखो ये कहता है कि जब किसी बंदे को कोई पर्टिकुलर वर्क दिया जाए और उसके रिजल्ट के लिए आप उसको रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रॉपर अथॉरिटी टू डिस्चार्ज दैट रिस्पांसिबिलिटी इज आल्सो गिवन। ये तभी पॉसिबल होगा that subordinate will be held responsible only when the proper authority is also assigned to him। यानी कि जब आप उस बंदे को प्रॉपर अथॉरिटी भी असाइन कर दो, अदरवाइज he will not be held responsible। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं पॉजिटिव फैक्ट की। अगर आप अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, along with the responsibility authority is also assigned, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। भाई सबसे पहली बात, आपका टारगेट अचीव होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी भी रिस्पांसिबिलिटी को डिस्चार्ज करने की रिगार्डिंग आपने प्रॉपर अथॉरिटी असाइन की है, तो वर्क विल बी कंप्लीटेड, और जब आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है, आपकी जॉब पूरी हो रही है, तो इट मींस यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। सेकंड, इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। देखो बेटा, प्रॉपर अथॉरिटी असाइन करने से वर्कर का कॉन्फिडेंस लेवल भी इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है। अगर आप वर्कर को केवल और केवल रिस्पांसिबिलिटी देते हो लेकिन अथॉरिटी नहीं देते, तो वर्कर हमेशा डायनेमिक सिचुएशंस में रहेगा कि मैं काम को कैसे करूं, उसका कॉन्फिडेंस बिलो पार चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बट व्हेन द अथॉरिटी इज असाइन्ड टू हिम, जब आप उस बंदे को अथॉरिटी भी देते हो, तो उससे क्या होता है कि जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इंप्रूव होता है। ठीक, तो ये तो है पॉजिटिव इफेक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट, वायलेटिंग इफेक्ट की। यानी कि अगर आप इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तो इसका वायलेटिंग इफेक्ट क्या होगा? रॉन्ग यूज, या फिर अगर इंप्लीमेंट करते हो लेकिन अथॉरिटी प्रॉपर नहीं है, तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा? रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड। भाई अगर आपने अथॉरिटी एक्सेस प्रोवाइड कर दी, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि उस केस में वर्कर उस अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। सेकंड, डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड। अगर जरूरत से कम अथॉरिटी दी जाए, इफ लेस अथॉरिटी इज हैंडेड देन नीडेड, द वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अगर जितनी जरूरत है उससे कम अथॉरिटी दी जाए तो काम पूरा नहीं। थर्ड, कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट इन केस द डिजायर्ड रिजल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। देखो हम लोग कहते हैं कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का होना इसलिए जरूरी है ताकि हम वर्कर को रेस्पॉन्सिबल बना सकें। लेकिन एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों को बताया गया है कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप किसी वर्कर को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते, आपने पढ़ा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। एक छोटे से एग्जांपल है, मैं मान लीजिए लेट सपोज एक टेलर शॉप, ठीक है। एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई साहब मेरे लिए एक शर्ट बना दो, ठीक है। हमने उस बंदे से कपड़ा ले लिया और उसकी शर्ट बनाने का एग्रीमेंट कर लिया, प्राइस डिसाइड, ठीक, बंदा चला। उसके बाद मेरे पास एक लेबर वर्क करती है, मैंने वो शर्ट का कपड़ा उस लेबर को दिया और ये कहा कि भाई इससे शर्ट बना, ठीक है। अब उस लेबर ने क्या किया? लापरवाही से काम किया, शर्ट गलत साइज की बनी, गलत साइज की बनी। हमने उस बंदे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि शर्ट बनानी, प्रॉपर अथॉरिटी भी इसको दे दी कि भाई इसको जैसे भी कपड़े को तुम्हें काटना है, पीटना है, तुम्हारी मर्जी से कटिंग कर सकते। लेकिन अब आप देखो कि क्या वो पर्सन, क्या वो वर्कर रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है? कल को कस्टमर आएगा, हम कस्टमर को ये कह सकते हैं भाई साहब मेरे से गलती नहीं है, जो कहना है इस वर्कर को कहना। क्या आप ये बात कह सकते हो? नहीं। आप दुकान के ओनर हो, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, आंसरेबिलिटी आपकी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट कैन नॉट बी डिसाइडेड,
cannot fix accountability of the subordinate in case the desired result are not obtained. और last, decline in the confidence of employee. देखो if the proper authority is not assigned, then the confidence level of the employee will decline, reduce हो जाएगा. ठीक. उसके बाद अगला प्रिंसिपल है that is discipline. थर्ड आपका प्रिंसिपल है discipline. डिसिप्लिन. देखो बेटा डिसिप्लिन का मतलब क्या है? देखो नॉर्मली हम लोग डिसिप्लिन का मतलब कहते हैं ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन. भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए उनको ओबे करना, उनको फॉलो करना. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नॉट ओनली द रूल्स एंड रेगुलेशन बट द टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड आल्सो बी ओबेड. देखो डिसिप्लिन प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ओबेड बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉयज. देखो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है दे शुड बी ओबेड बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय. अगर मान लो एम्प्लॉयर है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है नो स्मोकिंग. ठीक है भाई, आप फैक्ट्री में एंट्री करने के बाद स्मोकिंग नहीं कर सकते. ठीक है, ये रूल बनाए. तो ये रूल अगर एम्प्लॉय के ऊपर आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो तो इट इज कंपल्सरी दैट दिस रूल शुड बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयर आल्सो. अगर मालिक करता है या कोई हायर लेवल का मैनेजर आता है वो वहां पे स्मोकिंग करता है तो आप वर्कर को नहीं रोक पाओगे. ठीक, ये तो बात हो गई ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स की. दूसरी बात आती है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स की. देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है तो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है. कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई, लाइक एक टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई कि इफ वर्कर विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन ही हैव टू सैक्रिफाइस सैलरी ऑफ 1 month, बट इफ ओनर या एम्प्लॉयर रिलीव द वर्कर देन द ओनर हैव टू पे 1 month. यानी कि अगर वर्कर अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है तो उस केस में ओनर उसको 1 month की सैलरी दे, सॉरी वर्कर 1 month की सैलरी छोड़ के जाएगा. लेकिन अगर ओनर उसको हटाता है तो उस केस में ओनर को उसको 1 month की सैलरी एडवांस देनी पड़ेगी. ये मान लो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है. अगर एम्प्लॉय से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो इसको फॉलो करे तो इट इज द ड्यूटी कि एम्प्लॉयर भी इस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करे. एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है दे शुड बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज एज वेल एज बोथ. ठीक है, दोनों फॉलो करें. तो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट should be obeyed by both the superior and the subordinates. यानी कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स है और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है that should be obeyed by both the superior and well as the subordinate. superior और subordinate दोनों उनको फॉलो करें. ठीक है, which are necessary for the successful working of the organization, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल वर्किंग के लिए जरूरी है. अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट. अगर आप इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हो, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर फॉलोड बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? ए डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए बेटर रेपुटेशन अमंग द पीपल. देखो इस प्रकार के डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की लोगों के व्यूज में एक अच्छी इमेज होती है. अगर मान लो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अगर मान लो जिस हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ आज केस में भाई जो भी बात डिसाइड हो गई वो बात दोनों पार्टी फॉलो कर रही है, लेकिन किसी अदर स्कूल के बारे में ये स्टेटमेंट नहीं कहा जाता तो एक तरीके से एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है. सेकंड, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय. देखो इससे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. कैसे? अब बात आती है कि भाई डिसिप्लिन में रहने से एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है. तो उसका सीधा सा रीजन है, सीधा सा इफेक्ट है कि भाई इससे जो वर्कर है ना दे विल रिमेन सेटिस्फाइड. अगर आप देखो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, मालिक ने कह दिया नो स्मोकिंग, वर्कर मतलब कि खुद स्मोकिंग कर रहा है, मालिक क्या कर रहा है? खुद स्मोकिंग कर रहा है, वर्कर को नहीं करने दे रहा. उससे वर्कर क्या कहेगा? क्या रहेगा? डिससैटिस्फाइड रहेगा.
जो वर्कर खुद डिससेटिस्फाइड है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि डिसिप्लिन प्रिंसिपल को फॉलो करने से वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, और इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच के जो रिलेशंस है दे आल्सो वाज इंप्रूव, वो भी इंप्रूव। वायलेटिंग इफेक्ट, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो इसका वायलेटिंग इफेक्ट क्या होगा? डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। भाई पहली बात, इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो डिक्लाइन होती है, वर्कर की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। दो अलग अलग पॉइंट बता लेना। डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड पॉइंट, हाइट ऑफ डिसऑर्डर। देखो डिसिप्लिन प्रिंसिपल को फॉलो ना करने से हाइट ऑफ डिसऑर्डर मैक्सिमम होगा। अगर आप कोई चीज, कोई रूल्स एम्प्लॉय के ऊपर फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो, लेकिन खुद नहीं मानते, तो कुछ समय बाद एम्प्लॉइज भी आपकी बातों को मानने से मना कर देंगे, हाइट ऑफ डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पेंशन, हमेशा डाउटफुल और सस्पिशियस सिचुएशंस बनी रहेगी, क्या करें क्या ना। और डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, इससे एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो कॉन्फिडेंस है दैट विल रिड्यूस। ठीक है बेटा, तो ये डिसिप्लिन प्रिंसिपल यहाँ तक कीजिए, बाकी का